Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today the topic of our discussion is simple harmonic motion. ठीक है, सिंपल का क्या मतलब है? सादा. मोशन का क्या मतलब है? एक बॉडी जब मूव कर रही है तो वो मोशन में है. ठीक है, और हार्मोनिक का क्या मतलब है? स्पेशल काइंड ऑफ वाइब्रेशन और ऑसिलेशन. अब आपको इस बात से ये पता होना चाहिए व्हाट इज वाइब्रेशन. ठीक है, one complete round trip of a vibrating body about its mean position is called vibration. एक बॉडी जब एक पूरा राउंड कवर कर लेती है, वाइब्रेटिंग बॉडी, ठीक है, अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द, उसको क्या बोलते हैं? उसकी एक वाइब्रेशन हो गई है. अब आपने वाइब्रेटरी मोशन तो 9th क्लास में पढ़ी होगी ना. वो क्या होती है? टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी या बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी. ठीक है, अच्छा जी. अब हम एक एग्जाम्पल की तरफ आते हैं. आपने फ्री फॉल झूला तो देखा होगा ना, देखा ना? चलें, अगर आपको नहीं भी याद, मैं आपको बताती हूँ वो कैसा होता है. ये देखें ज़रा, इस तरह से होता है. ये ट्रेन होती है, उसमें ट्रेन मूव करके पहले इधर को जाती है. ट्रेन इस टाइम मेन पॉइंट पे है, मेन पोजीशन पे है. उस पोजीशन को बोला जा, हमने नाम दे दिया है ओ का. ठीक है, ये मूव करके जाएगी एक्सट्रीम पोजीशन ए पे, वापस आएगी दोबारा मेन पोजीशन में से गुजर के कहाँ पर जाएगी? बी पॉइंट पे, लेकिन वापस दोबारा मेन पॉइंट पे ही आएगी. मतलब ये ऐसे जाती है, फिर ऐसे जाती है और वापस अपने मेन पोजीशन पे ही आती है. अब जब ये यहाँ से मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाती है तो ये डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, और जब डिस्प्लेसमेंट कवर करती है तो उसमें फोर्स भी स्टोर होती है. इसका मतलब है जैसे जैसे उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया वैसे वैसे उसमें फोर्स भी स्टोर हुई. उस फोर्स को हम नाम देते हैं रीस्टोरिंग फोर्स का. ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पर लिखा भी है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड एंड फोर्स स्टोर्ड. ठीक है, तो इस वजह से F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के. डिस्प्लेसमेंट को हमने x से रिप्रेजेंट किया है, और फोर्स जो है रीस्टोरिंग फोर्स जो उसमें स्टोर हुई है उसको हमने F से रिप्रेजेंट किया है. जब भी बॉडी अपनी मेन पोजीशन के अलोंग मूव करेगी वो कौन सी मोशन में होगी? सिंपल हार्मोनिक मोशन में. और उसकी मोशन कौन सी होगी? बैक एंड फोर्थ. सॉरी, यहाँ पर ट्रेन की मोशन कौन सी है? बैक एंड फोर्थ मोशन है ट्रेन की. ठीक है, अब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन की तरफ आते हैं. ये क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स व्हेन नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट. सिंपल हार्मोनिक मोशन कब अकर होगी? जब नेट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? डिस्प्लेसमेंट के. कहाँ से डिस्प्लेसमेंट? मेन पोजीशन से. और एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मेन पोजीशन, और हमेशा ये मेन पोजीशन की तरफ ही डायरेक्ट करेगी. यहाँ पर मैंने आपको एक और एग्जांपल दी है पींग की. देखें, जो पींग होती है उसकी भी ये मेन पोजीशन होती है. कभी ये पीछे को जाती है, कभी आगे को जाती है. ये भी बैक एंड फोर्थ मोशन में होती है. तो इसका मतलब है इसकी भी मोशन कौन सी है? सिंपल हार्मोनिक मोशन. ठीक है, अच्छा. अब हम एक नई चीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, डेट इज मोशन ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग. एक ऐसे मास की हम बात करने जा रहे हैं जो स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है. ठीक है, अब मैं इसकी पहली डायग्राम आपको दिखाती हूँ जो मैंने बनाई है. ये टेबल है, टेबल के साथ स्प्रिंग अटैच्ड है, स्प्रिंग के साथ मास अटैच कर दी है. ठीक है, मास इस टाइम जिस पॉइंट पे है वो है मेन पोजीशन पे. अब अगले स्टेप में मैंने क्या किया? मास को यहाँ से खींच के मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे स्ट्रेच करके ले आए हम. ठीक है, अब इसने क्या किया? यहाँ से यहाँ तक आने के लिए डिस्प्लेसमेंट कवर किया. ये देखें, एक्स डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है. अब जब मैं यहाँ से मास को छोड़ूंगी तो ये वापस मेन पोजीशन पे जाएगा. अब देखें, वो एक्सट्रीम से मेन पोजीशन तक जब वापस जाएगा तो उसमें किसकी वजह से जाएगा? रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से. लेकिन जब वो मीन से भी थोड़ा सा पीछे जाएगा तो वो किसकी वजह से जाएगा? इनर्शिया की वजह से. ये दो बातें इसमें मेन याद रखने वाली हैं. एक्सट्रीम से मीन पे जाने के लिए रीस्टोरिंग फोर्स यूज होगी, फिर जब मीन से भी पीछे थोड़ा सा जाएगा तो किसकी वजह से जाएगा? इनर्शिया की वजह से. अब हम इन दोनों टर्म्स की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं. देखें, रीस्टोरिंग फोर्स क्या है? रीस्टोरिंग फोर्स ऐसी फोर्स है कि जब कोई भी बॉडी ऑसिलेटरी मोशन में होती है, ठीक है, तो वो उस बॉडी को पुश या पुल करती है मेन पोजीशन की तरफ.
कौन? रीस्टोरिंग फोर्स। देखिए वही लिखा है, रीस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज पुशेस और पुल्स द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अब इनर्शिया की तरफ आते हैं। इनर्शिया क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। ये आपने 9th क्लास में पढ़ी भी है डेफिनेशन इनर्शिया की, ठीक है। ये हर बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से ये उसमें अपने आप में अपनी मोशन में या अपने रेस्ट वाली स्टेट में चेंज को रेजिस्ट करता है, मतलब कि कहता है कि मैंने नहीं चेंज होना है। ओके अच्छा, अब जो हमने अभी तक पढ़ा है हुक्स लॉ उस पर अप्लाई हो रहा है, मतलब कि अभी तक हमने फोर्स की, एक्सेलरेशन की और डिस्प्लेसमेंट की बात की है, उनमें क्या अप्लाई हो रहा है? हुक्स लॉ अप्लाई हो रहा है। हुक्स लॉ है क्या है? हुक्स लॉ आपने 9th क्लास में पढ़ा, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेस क्या चीज़ है? यहाँ पर स्ट्रेस को हमने फोर्स के तौर पे ले लिया कि फोर्स लगा के हम मास को खींच कर आगे लेकर आते हैं, तो साथ साथ क्या कवर होता है? डिस्प्लेसमेंट कवर। यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट कवर होता है। यहाँ पर हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का साइन खत्म करेंगे तो क्या आ जाएगा? F इज इक्वल टू -kx। ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होगा हमारे पास, जिसको यहाँ पर नाम दिया गया है स्प्रिंग कांस्टेंट का। यहाँ पर माइनस का साइन दिया है। माइनस का साइन इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि फोर्स ऑपोजिट है मास के। नेगेटिव साइन शोज दैट फोर्स इज ऑपोजिट टू मास। ये कैसे है? ये मैं अब आपको फिगर से दिखाती हूँ। ये देखें, मास को हम मीन पोजीशन से खींच के इधर को लेकर गए थे ना, एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो यहाँ से जब मास ने पीछे को जाने की कोशिश करनी है, मतलब कि फोर्स ने पीछे को लगना है, तो इसका मतलब है मास को हम इधर को लेकर जा रहे हैं, लेकिन फोर्स क्या है? पीछे को लग रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। अभी हमने बात की स्प्रिंग कांस्टेंट की। स्प्रिंग कांस्टेंट शो करता है स्प्रिंग की स्ट्रेंथ को, ठीक है। अगर तो स्प्रिंग हार्ड होगा तो के की वैल्यू लार्ज होगी। के को क्या बोला ना, स्प्रिंग कांस्टेंट। अगर स्प्रिंग सॉफ्ट होगा तो के की वैल्यू स्मॉल होगी। इज इट क्लियर? अब देखें, यहाँ पर के को इसी जगह पर रहने दिया, स्प्रिंग कांस्टेंट को। एक्स इधर मल्टीप्लाई होता है, उधर जाके डिवाइड हो गया, माइनस का साइन भी उधर ले गया, -f/x, ठीक है। अच्छा, अब देखें, यहाँ पर न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज हो रहा है। F इज इक्वल टू ma या न्यूटन का सेकंड लॉ, ठीक है। उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, यहाँ पर पुट कर दें तो k इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? -ma/x, ठीक है। a इधर ही रहेगा, x इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, m इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू -kx/m आ जाएगा, ठीक है। अब a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x आ जाएगा। इसमें से जो k/m होगा वो कांस्टेंट होगा। अच्छा, हम न्यूटन के ये चीज़ इसकी अभी मैंने बात की। अब हम न्यूटन के सेकंड लॉ की तरफ आते हैं। F इज इक्वल टू ma। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a है। F अगर बढ़ेगा तो a भी बढ़ेगा, F कम होगा तो a भी कम होगा। इसके बाद हम आ रहे हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। हम एक्सप्लेनेशन करने लगे हैं विद रिस्पेक्ट टू फोर्स, एक्सेलरेशन, स्पीड या वेलोसिटी, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज को हम डिस्कस करने लगे हैं अपने टॉपिक में कि स्प्रिंग के ऊपर इन सब चीज़ों का क्या इफेक्ट है? फोर्स का, एक्सेलरेशन का, स्पीड का, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज का, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, मैंने ए की फिगर बना ली है, ये आपको दिखाती हूँ। ये देखें ज़रा, ये ए की फिगर में ना मैंने तीनों पॉइंट्स को शो कर दिया। ये मीन पोजीशन है मास की, उसको मैं खींच के एक्सट्रीम पोजीशन ए पे लेकर आई और वो वापस मीन से गुजरता हुआ पहले बी पे गया और वापस फिर ओ पे आ जाता है। इस दौरान होता क्या है? जब हम मीन से एक्सट्रीम पे मास को खींच के ले जाते हैं, स्ट्रेच करके ले जाते हैं, तो इस पॉइंट पे जो फोर्स होती है वो मैक्सिमम होती है। जब इस पॉइंट से हम छोड़ते हैं ना मास को, तो फोर्स डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो क्या होता है, यहाँ पर मेन पॉइंट पे आके फोर्स मिनिमम हो जाती है, मतलब कि 0 हो जाती है, ठीक है। और फिर जब इससे भी पीछे जाती है तो फोर्स दोबारा इंक्रीज करना शुरू कर जाती है। लेकिन अगर वो दोबारा बी से अपने मेन पॉइंट की तरफ आएगी तो डिक्रीज करेगी। इज इट क्लियर? मतलब कि मेन पॉइंट पे आगे उसने हमेशा 0 ही होना है। और ऐसे ही एक्सेलरेशन है, ये इस पॉइंट पे, एक्सट्रीम पॉइंट पे मैक्सिमम होगी, यहाँ से जब हम छोड़ेंगे
तो ये डिक्रीज करना शुरू हो जाएगी और मीन पॉइंट पे जाके 0 हो जाएगी, और दोबारा जब मीन से भी आगे गुजरेगी तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज करेगी, और जब वो दोबारा बी से ओ पॉइंट की तरफ वापस आएगी तो दोबारा डिक्रीज करेगी। ये ऊपर हमने बात की है ना कि अगर एफ जो है फोर्स जो है वो इंक्रीज करती है तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज, फोर्स डिक्रीज करती है तो एक्सेलरेशन भी डिक्रीज, वही चीज यहाँ पर है सेम। ठीक है, अब बाकी चीज़ों को भी डिस्कस करते हैं। देखें वेलोसिटी की बात करते हैं। वेलोसिटी देखिए, हम मास को यहाँ से यहाँ पर खींच कर ले जाएंगे, यहाँ जाके आपने रोक दिया है। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है, यहाँ पे जाके आपने उसको रोक दिया, तो जब यहाँ पे जाके डिस्प्लेसमेंट ही अब कोई नहीं कवर हो रहा तो यहाँ पे वेलोसिटी इसकी क्या होगी? 0 होगी, मिनिमम होगी। जब आप यहाँ से छोड़ेंगे तो वेलोसिटी क्या करना शुरू हो जाएगी? इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी और मीन पॉइंट पे आके मैक्सिमम हो जाएगी। और जब आप यहाँ से भी पीछे जाएगा मास, तो वेलोसिटी दोबारा क्या करेगी? डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, और जब वापस अपने मीन पॉइंट की तरफ आएगी तो ये दोबारा मैक्सिमम हो जाएगी। तो हमें यहाँ से पता क्या चला? फोर्स एक्सट्रीम पॉइंट पे मैक्सिमम, एक्सेलरेशन एक्सट्रीम पॉइंट पे मैक्सिमम, वेलोसिटी एक्सट्रीम पॉइंट पे मिनिमम 0, और ऐसे ही फोर्स एक्सट्रीम मीन पॉइंट पे 0, एक्सेलरेशन भी मीन पॉइंट पे 0, लेकिन वेलोसिटी मीन पॉइंट पे मैक्सिमम। इसी तरह हम काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। जो काइनेटिक एनर्जी है वो एक्सट्रीम पॉइंट पे 0, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पॉइंट पे मैक्सिमम। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी और पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, और ये भी इसका दूसरा एक्सट्रीम पॉइंट है। जैसे इस एक्सट्रीम पॉइंट पे होगा वैसे ही इस एक्सट्रीम पॉइंट पे होगा। अब हम थोड़ा सा उन टर्म्स को रिपीट करते हैं जो हमने अभी डिस्कस किए हैं कि रीस्टोरिंग फोर्स ऐसी फोर्स है जिसकी वजह से मास अपनी मीन पोजीशन पे वापस आता है, और ये डिक्रीज करती है जब बॉडी मूव करती है एक्सट्रीम से मीन पोजीशन पे। ये अभी जो हमने डायग्राम पीछे डिस्कस किए यही बातें की हैं, ये मैंने इनको थियोरेटिकल फॉर्म में लिखा है। इनर्शिया क्या है? जिसकी वजह से बॉडी मूव करती है मीन पोजीशन से बी पॉइंट की तरफ, बी पोजीशन की तरफ। ठीक है, और जो स्पीड है वो इंक्रीज करती है जब बॉडी मूव करती है एक्सट्रीम पॉइंट से, एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ। और सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जो मास है वो हमेशा स्प्रिंग के साथ जो अटैच्ड है वो हमेशा फ्रिक्शनलेस सरफेस पे होना चाहिए। इसके बाद हम टाइम पीरियड की तरफ आते हैं। टाइम पीरियड है क्या चीज़ है? ये वाइब्रेटिंग बॉडी, कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी है वो एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लेती है ना, उस टाइम को बोला जाता है टाइम पीरियड। टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड को फाइंड कैसे किया जाता है? ये फॉर्मूला उसके लिए यूज होता है, T इज इक्वल टू 2π√m/k। m क्या है? उसमें मास है, और k क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट है। अब हम लास्ट चीज़ एक डिस्कस करने जा रहे हैं, फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये एक्चुअली हमने सारे पढ़ लिए हैं, हमने इन सबको डिस्कस कर लिया है। अब हम इनको रीड करेंगे तो देखना ये सारे हमने पढ़े हुए हैं। बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑलवेज वाइब्रेट अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन। फिक्स्ड पोजीशन मतलब मीन पोजीशन। ऐसी बॉडी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में है वो हमेशा एक फिक्स्ड पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेट करेगी, ये हमने पढ़ा। एक्सेलरेशन ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन। एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्ट करेगी, ये भी हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा। उसके बाद एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ये भी हमने अपने टॉपिक में पढ़ा। एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट कवर होगा तो एक्सेलरेशन भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, ए जो है वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स डिस्प्लेसमेंट को कवर कर रहा है। एक्सेलरेशन 0 होगी मीन पोजीशन पे और मैक्सिमम होगी एक्सट्रीम पोजीशन पे, ये हमने डायग्राम में डिस्कस कर लिया। ठीक है, और ऐसे ही वेलोसिटी मैक्सिमम होगी मीन पोजीशन पे और 0 होगी एक्सट्रीम पोजीशन पे, ये भी हमने डायग्राम में डिस्कस कर लिया। थैंक यू। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट अब जो चीज़ें हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।